अच्छा, अब क्या होगा जब पेरोल ने इनपुट डेटा को कॉल किया, तो इनपुट डेटा क्या करेगा, यूजर से कोड, डे और वेजेस को इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद input data will send code, employee days, and employee wages to payroll. Whenever a sub-module is sending data to main module, we use a term return. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे input data is returning employee code, days and wages. ठीक है भाई, पेरोल एक मॉड्यूल है, तो इसको हमने इसके साथ राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, इनके साथ भी हमने राउंड ब्रैकेट लगाया। अच्छा, अब क्या कर रहा है अभी, अब पेरोल ये डेटा आइटम पास करेगा कैलकुलेशन को। हम जब भी कोई डेटा आइटम को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को देते हैं, तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, पास। जिस तरह फुटबॉल खेलते हो, आप बॉल को पास कर रहे होते हो ना, तो ये एक टर्म यूज करते हैं हम, पास। तो हम क्या कहते हैं, अब पेरोल क्या करेगा, जब कैलकुलेशन को कॉल करेगा तो उसको वो पास करेगा डी एंड डब्ल्यू। तो मैं इस तरह लिखूंगा कि पेरोल इज कॉलिंग कैलकुलेशन विथ डी एंड डेज एंड वेजेस। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कैलकुलेशन इज कॉल्ड विथ डेज एंड वेजेस। यहां पर मैंने कॉल्ड विथ का वर्ड लगा दिया, यहां पर मैंने कॉल्ड विथ का वर्ड नहीं लगाया था। पेरोल में क्यों नहीं लगाया था, कि पेरोल को जब ये पेरोल जब इनपुट डेटा को कॉल कर रहा था, तो कोई डेटा आइटम डाउनवर्ड नहीं जा रहा था। अब डेटा आइटम डाउनवर्ड भी जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, कॉल्ड विथ। सही है भाई। तो जब भी किसी डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल्ड विथ का वर्ड आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई डेटा आइटम पास हो रहा है। राइट बेटा। अच्छा, नाउ अब क्या होगा अभी, जब कैलकुलेशन क्या करेगा, कैलकुलेशन रिटर्न्स, क्या रिटर्न कर रहा है अभी, पे टू मेन मॉड्यूल। रिटर्न हमेशा मेन मॉड्यूल को होता है। अच्छा, अभी पेरोल कॉल्स डिस्प्ले विथ पे, डिस्प्ले विल डिस्प्ले पे ऑन स्क्रीन। जी बेटा, इन सेंटेंसेस पे कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। अली अमीन, बेटा ये आप लोगों कैसे रिवाइज करवा रहा हूँ। मोमिन, वलीद अजहर, आर यू गेटिंग इट बेटा? वलीद अजहर, वलीद ये समझ में आ रहा है बेटा? वलीद अजहर, बेटा आप लोग बोलोगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं दोगे तो कैसे? ओके ओके। अच्छा भी, आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक, सही, ठीक, ओके ओके।
ना। अब याद रखें हमने उस दिन बात की थी फातिमा कि हमने इन मॉड्यूल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। फातिमा, we have divided these modules into 2 groups. निमल, अबीर, Sir, function and procedure. फंक्शन एंड प्रोसीजर। फंक्शन किसको बोला था बेटा हमने, और प्रोसीजर किसको बोला था? Sir, functions that return data and procedures that don't return data. हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या कहा है? हमने कहा है कि इनपुट डेटा रिटर्न कर रहा है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। फिर हमने कहा कि कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है, कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, ये देखिए ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन पेरोल कोई, सॉरी, डिस्प्ले पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमने कहा था ये प्रोसीजर। सही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जी सर। ओके। अच्छा भाई, अब एक चीज और आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो डेटा आइटम है वो कोड है, डी है, डब्ल्यू है और पी है। दीज आर द डेटा आइटम्स। अच्छा, हम स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर जो डेटा आइटम हम यूज करते हैं, इनमें से कुछ डेटा आइटम ऐसे होते हैं जो फ्लैग वैल्यूज होती हैं, जो ये बताती हैं कि ये इवेंट सक्सेसफुल था या नहीं था। ठीक है ना? तो इन फ्लैग वैल्यूज के लिए जब आप डेटा आइटम बनाओगे, इनका जो एरो बनाओगे, उन एरो के अंदर जो सर्कल होगा उसको आप फिल कर दोगे। ये क्या होंगे भी आपकी फ्लैग वैल्यू। बेसिकली इनकी डेटा टाइप होती है बुलियन। आज हम डेटा टाइप भी अभी देखते हैं, और जो फ्लैग वैल्यू नहीं होंगी उनका सर्कल एम्प्टी होगा, जो नॉन बुलियन है। बुलियन वो चीज होती है जिसके अंदर वी कैन स्टोर ट्रू और फॉल्स, यस और नो, वन और जीरो। जिस चीज के अंदर आप वन और जीरो, यस और नो, ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, दीज थिंग आर नोन एज बुलियन। और जिसके अंदर कुछ और स्टोर करते हैं, जैसे आपने कहा स्ट्रिंग है, नाम है, पे है, ये चीजें जो स्टोर करते हैं उनको हम नॉन बुलियन कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट में। स्ट्रक्चर चार्ट में वी हैव टू टाइप्स, टू डेटा टाइप्स, वन बुलियन और फ्लैग वैल्यू एंड अदर वन इज नॉन बुलियन। तो यहाँ पर ये मैंने सबके अंदर जो सर्कल बनाए थे, ये सारे के सारे नॉन बुलियन हैं, तो सबके सर्कल को मैंने एम्प्टी रखा था। राइट? ये ये डबल नहीं है। ठीक है बेटा, सबके सर्कल को मैंने एम्प्टी रखा। अब हमारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये इस स्ट्रक्चर चार्ट से क्या क्या चीजें आपको पता चल रही हैं वो आपको लिखनी होती हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर चार्ट आपको ये बता रहा है कि टॉप के ऊपर पेरोल है, उसके अंडर के अंदर, उसके अंडर में आपका इनपुट डेटा, कैलकुलेशन और डिस्प्ले पे है। इसको क्या कहते हैं भी उस दिन हमने बात की थी निमल, इसको हमने क्या कहा था? यस सर, व्हाट? ये जो हमने इस तरह टॉप के ऊपर हमारे पास पेरोल है, उसके नीचे इनपुट डेटा है, कैलकुलेशन है, डिस्प्ले पे है, इसके लिए एक टर्म यूज की थी कि इसको क्या कहते हैं सर मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा मुझे, मगर मुझे हम? पता है किस चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, फातिमा आप बता दें इनके दिमाग में क्या वर्ड नहीं आ रहा। अबीर? Sir, hierarchy. हायरार्की। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हम हायरार्की को शो कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम की हायरार्की क्या है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले पे चलेगा, फिर इनपुट डेटा, फिर कैलकुलेशन, फिर डिस्प्ले चलेगा। इसको हमने एक टर्म यूज की थी इसके लिए।
जल्दी जल्दी बोलो ना बेटा। सीक्वेंस, हमने कहा था ये सीक्वेंस पता चलती है हमें, प्रोग्राम की हायरार्की पता चलती है कि टॉप पर कौन सा प्रोग्राम चलेगा, बॉटम पे कौन सा होगा। हमें सीक्वेंस पता चलती है कि पहले कौन सा प्रोग्राम चलेगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। फिर हमें ये पता चल रहा था कि इस प्रोग्राम के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं। फिर हमें ये पता चल रहा है कि इन मॉड्यूल्स में से कौन से मॉड्यूल फंक्शन है, कौन से प्रोसीजर हैं। हमें ये पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम में कौन से डेटा आइटम एक्सचेंज हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें पता चल रही हैं इन इस स्ट्रक्चर चार्ट से। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, ये फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट हैं। दीज आर फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। एक स्ट्रक्चर चार्ट हमें क्या क्या बताता है। एक स्ट्रक्चर चार्ट हमें बताता है कि प्रोग्राम की हायरार्की क्या है। एक स्ट्रक्चर चार्ट हमें बताता है कि ठीक है भाई। अच्छा, ये स्ट्रक्चर चार्ट हमें बताता है कि इसमें कितने हमारे सब मॉड्यूल्स हैं। इनमें से कौन सा मॉड्यूल फंक्शन है, जो मॉड्यूल डेटा रिटर्न करेगा वो फंक्शन होगा, जो रिटर्न नहीं करेगा वो प्रोसीजर होगा। ये भी बता रहा है कि पहले कौन सा मॉड्यूल चलेगा, फिर कौन सा, जैसे इनपुट डेटा चलेगा, फिर कैलकुलेशन, फिर डिस्प्ले एवरेज चलेगा। फिर ये भी बता रहा है कि इन मॉड्यूल्स के बिटवीन कौन सा डेटा आइटम एक्सचेंज हो रहा है। राइट। एनीथिंग एल्स बेटा? चले हम आगे बढ़े, हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। ये है स्ट्रक्चर चार्ट, अब हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ चीजें इसमें और आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, अभी हम देखते हैं। ठीक है, चल, ये आपसे जो पूछ रहा है ना फीचर्स, कि आपको स्ट्रक्चर चार्ट के फीचर बताने हैं। ये विंटर 19 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो ये हैं फीचर्स ऑफ योर स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है भाई। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो सेंटेंसेस होंगे उनकी डिफरेंट वे से सेंटेंस दिए हुए होंगे। अच्छा भाई, इससे पहले हम दूसरा एक और क्वेश्चन सॉल्व, यस, ये डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी हुई है ना, तो हम इससे सॉल्व करते हैं। जरा इसको पढ़ें आप लोग, समझें क्या बोलना चाह रहा है, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये आया है हमारे पास समर 20 के अंदर क्वेश्चन। इसको देखें, इसमें से क्या चीज आपको समझ में आ रही है, पहले इसको आप देखें। बेटा, पानी जाए। हाँ भाई, इसको चल, चले भाई। क्या कह रहा है अभी यहाँ पे, कितने मॉड्यूल है बेटा? 3 मॉड्यूल्स। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 मॉड्यूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम फॉर अ कार रेंटल कंपनी। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल इज समराइज्ड एज फॉलोज। 3 मॉड्यूल है बेटा। एक मॉड्यूल है आपका, क्या नाम है इसका, एक मॉड्यूल का नाम है रेंट कार,
एक मॉड्यूल का नाम है पे बाय कार्ड, एक मॉड्यूल का नाम है पे बाय अकाउंट। सही है भाई। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अ कस्टमर विल पे फॉर ईच कार रेंटल ईदर बाय बैंक कार्ड और बाय यूजिंग देयर अकाउंट विद द रेंटल कंपनी। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि पे बाय कार्ड इज कॉल्ड विद पैरामीटर हायर कॉस्ट। हमने याद है, हमने बात की थी कि हमारे पास ऐसी टर्म आएगी कॉल्ड विद की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पे बाय कार्ड इज कॉल्ड विद अ पैरामीटर हायर कॉस्ट representing the cost of the rental, returns a Boolean value to indicate whether or not the card payment was successful। सही है भाई। फिर क्या कह रहा है कि पे बाय अकाउंट इज कॉल्ड विथ हायर कॉस्ट, अकाउंट नंबर, करंट बैलेंस एंड अकाउंट लिमिट। Checks whether the higher cost plus the current balance would exceed the account limit. If so, then the rental is not authorized. If the rental is authorized, then the current balance is updated. Return a boolean value। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हम लिखते नहीं है, तो इनको तो आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। अब क्या होगा, रिटर्न अ बुलियन वैल्यू टू इंडिकेट वेदर और नॉट द रेंटल वाज ऑथोराइज्ड। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर मेन मॉड्यूल कौन सा होगा और सब मॉड्यूल कौन सा होगा। जी बच्चों, क्या समझते हैं कि मेन मॉड्यूल क्या है और सब मॉड्यूल क्या है। मोमिन, वलीद, अजहर, ये जिसको बोलना नहीं वो लिखे तो सही ना मेरे बच्चों। पार्टिसिपेट करोगे भाई तो होगा, वरना कैसे होगा। वरना मैं अपने यूट्यूब की वीडियो दे देता हूँ, वो सुन लिया करना। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये तो यूट्यूब पे हो गया फिर पूरा, तो यूट्यूब की वीडियो पड़ी नहीं फिर जरूरत ही नहीं कहीं क्लास में ज्वाइन करने की। बोलें शाबाश, मेन मॉड्यूल बताएं। सर मेन मॉड्यूल रेंट कार होगा। ओके, एक्सीलेंट। देखो ये क्या कह रहा है कि कस्टमर विल पे फॉर कार रेंटल ईदर बाय बैंक कार्ड, तो ये बैंक कार्ड वाला होगा कार, और अकाउंट ये पे बाय अकाउंट हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका मेन मॉड्यूल रेंट कार हो गया। तो आपने टॉप पर क्या बनाएंगे बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बता दूं। मेन मॉड्यूल क्या है मेरा बच्चा, रेंट कार। अच्छा भाई, और अब बोले, और सब मॉड्यूल क्या हो गया भाई आपका, एक हो गया पे बाय कार्ड, और एक सब मॉड्यूल हो गया आपका पे बाय अकाउंट। ये है ना, पे बाय अकाउंट। और बोले, और बोले बच्चों, अब क्या करें। अच्छा, आपको याद ये रखना है कि जब इनको कनेक्ट करोगे ना मेन मॉड्यूल से, तो एक ही पॉइंट से कनेक्ट करना। उसकी रीजन क्या है मैं भी बताऊंगा आपको। हाँ, आ गया, आप बोले। अब क्या करूं बेटा, पैरामीटर्स चाहिए। क्या कह रहा है, पे बाय कार्ड इज कॉल्ड विथ हायर कॉस्ट। तो हायर कॉस्ट क्या होगी, रेंट कार से पे बाय कार्ड तक जाएगी। सही है। अच्छा, पे बाय कार्ड रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू, तो ये क्या होगा, टॉप पर क्या रहेगा, बुलियन। बुलियन के अंदर हमने कहा था कि इसके सर्कल को हम फिल कर देते हैं।
ये फ्लैग वैल्यू है। सही। ठीक है बच्चों, इस पे देखें कोई इशू? सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो हम बुलियन वैल्यू वाला करते हैं सर, उस पे हमें जैसे हमने हायर कॉस्ट में एक लेबल दिया है, बुलियन वाले में कोई लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लैग लिख देंगे। सम टाइम लेबल दिया हुआ होगा, सम टाइम लेबल नहीं दिया हुआ होगा, हम फ्लैग लिख दें, एम्प्टी भी छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन के ऊपर। आप ये देखोगे कि सम टाइम उन्होंने कोई ना कोई लेबल दिया होगा। एक आध क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कोई लेबल दिया होगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये मैं ये देखें, बुलियन वैल्यू के लिए इन्होंने एक लेबल दिया हुआ है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी वैल्यूज को हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, कॉल आ रही है। हाँ भाई, तो अब देखें यहाँ पे सम टाइम हमें ये ए और बी का हम क्या, जैसे कुछ ये दिए हुए हैं, जैसे अकाउंट को सी कह दिया, कस्टमर को डी कह दिया। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। और कभी कभी आप ये देखोगे, सही देखें, ये लेबल किया हुआ है। सही। अच्छा भाई, तो हाँ, यहाँ तक तो हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाए पे बाय अकाउंट के लिए। हेलो बच्चों। सर इनके पैरामीटर्स लिखेंगे, हायर कॉस्ट, हाँ अकाउंट बोलें। नंबर, करंट बैलेंस। हाँ, डाउनवर्ड ना, ये हाँ जी डाउनवर्ड सर। जाएंगे। हायर कॉस्ट हो गया। अच्छा, हम भी ये कर सकते हैं कि डिक्शनरी बनाते हैं, उसके अंदर हम भी यहाँ पे लेबल बनाते हैं सारे। कि हमने कहा कि भाई जो हायर कॉस्ट है, इसको मैं हायर कॉस्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या कर दिया, ए कर दिया। ठीक है। फ्लैग वैल्यूज जो भी हैं इनको हमने बी कर दिया। और क्या है भी, हमारे पास अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को हमने सी कर दिया। फिर करंट बैलेंस है, करंट बैलेंस को हमने क्या कर दिया है, डी। और अकाउंट लिमिट है, अकाउंट लिमिट को हमने कर दिया ई। सही है। तो अब हमारे पास ये थोड़ी सी आसानी हो गई। हमने क्या किया है कि फ्लैग को हमने डी कर दिया, हायर कॉस्ट को ए कर दिया। और क्या पास करना है भी हमें, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर हमने पास कर दिया, इसको हमने कह दिया सी। और क्या पास करना है, करंट बैलेंस, तो करंट बैलेंस को हमने कर दिया है डी। और क्या पास करना है, अकाउंट लिमिट, तो अकाउंट लिमिट को हमने कर दिया E। फिर ये कह रहा है कि रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, तो आपने बुलियन वैल्यू रिटर्न कर दी। सही है। इज इट क्लियर बेटा? एक चीज में आप इस क्वेश्चन के अंदर, यानी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज ये है, ये कह रहा है कि ईदर बाय कार्ड और बाय अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो पेमेंट या तो कार्ड के जरिए करेगा या अकाउंट के जरिए करेगा, दोनों के जरिए पेमेंट नहीं करेगा। अगर दोनों के जरिए पेमेंट नहीं करनी है, किसी एक के जरिए करनी है, तो आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि पे बाय कार्ड है या पे बाय अकाउंट है। ये सिलेक्शन को शो करने के लिए हम यहाँ पर ये डिसीजन बॉक्स लगा देते हैं, रोम्बस लगा देते हैं। ऐसे नहीं, रोम्बस लगा देते हैं। ये
तो ये हमने रोम्बस लगाया। ये रोम्बस किसको शो कर रहा है? ये रोम्बस शो कर रहा है सिलेक्शन को। कभी किसी एक दफा कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको लूप भी आएंगे, तो लूप भी हम देखेंगे बाद में क्या होते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि वो दोनों मॉड्यूल नहीं चला रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपका कस्टमर पहले कार्ड से पेमेंट करे उसके बाद अकाउंट से भी पेमेंट कर दे। इनमें से किसी एक से पेमेंट करेगा। अगर दो में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा हो तो फिर वो क्या करेगा, ये यहाँ पर एक सिंबल लगेगा जो रोम्बस को, जो सिलेक्शन को शो कर रहा हो। एक चीज इसमें एक और बात भी है। वो क्या कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, करंट बैलेंस को अपडेट कर रहा है। यानी आपने सपोज किया करंट बैलेंस है इसका, सपोज किया बिलिंग अमाउंट है 5000 का, इसके पास करंट बैलेंस है 50,000 का, ठीक है ना। तो 50,000 में से अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा 50,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इसका करंट बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। जब भी आपको अपडेट का वर्ड आ रहा है, जब भी अपडेट का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट बैलेंस नीचे भी आ रहा है, नीचे आने के बाद उसमें चेंजेस भी और वापस वो ऊपर भी जा रहा है। देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसे सुने। करंट बैलेंस नीचे आया, सपोज किया 50,000 करंट बैलेंस नीचे आया, इसकी वैल्यू चेंज हुई, अब ये वापस रिटर्न भी करेगा कि भाई मेरे पास करंट बैलेंस कितना हो गया है, 45,000 हो गया। तो जब कोई वैल्यू अपडेट हो रही होगी तो उसके लिए जो एरो बनाएंगे वो डबल साइडेड एरो होगा। ये डबल साइडेड एरो अपडेट को शो कर रहा होगा। अब ये हमारे पास आएंगे क्वेश्चन के अंदर, इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसको करवा दिया। देखिए आपके पास जो एरोस यूज करेंगे हम, ये ये एक तो ये एरो होगा आपका जो फिल्ड होगा, एक एरो होगा जो एम्प्टी होगा, ठीक है ना। एक तो आपका एरो होगा जो एम्प्टी है, एक एरो होगा जिसको हम फ्लैग वैल्यू कह रहे हैं, ये फील्ड होगा। और एक ऐसा एरो भी होगा जो डबल साइडेड होगा। ये डबल साइडेड एरो क्या शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है। इसे नोट कर लें बेटा। एक तीन टाइप के आपके पास एरो हो गए। एक एरो है जिसका टेल के ऊपर जो सर्कल है वो एम्प्टी है। एक एरो है जिसकी टेल के ऊपर जो सर्कल है वो फील्ड है, ये फ्लैग वैल्यू होगी, ये बुलियन वैल्यू होगी, ये ट्रू या फॉल्स को शो कर रही होगी। एक एरो है जिसके डबल साइड पे सर्कल के दोनों साइड पे एरो बना होगा। ये कब यूज कर रहे होंगे, जब आपकी वैल्यू क्या हो रही होगी, जो वैल्यू पास हो रही है, पास होने के बाद वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा कि आप इसको करंट बैलेंस पास कर रहे हैं, जब करंट बैलेंस इसके पास आ रहा है तो वो पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट होने के बाद क्या होगा, वो करंट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। अब करंट बैलेंस उतना नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल ली थी हमने कि 50,000 का बैलेंस है, 5,000 की इसमें से पेमेंट भी है, तो अब करंट बैलेंस हो जाएगा 45,000। तो अगर ये सिर्फ डाउनवर्ड एरो होगा तो इसका मतलब है कि करंट बैलेंस में जो चेंजेस हो रही है ये पे बाय अकाउंट इसको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है रेंट कार को, ठीक है ना। तो वैल्यू वहां पर क्या रहेगी, 50,000 रहेगी और एक्चुअली वो वैल्यू 45,000 हो गई है। तो इसका हमें शो करना होता है कि वैल्यू अपडेट हो गई है, जिससे यहाँ पे कह रहा है कि करंट बैलेंस इज अपडेटेड। तो जब भी अपडेट का वर्ड आएगा आप डबल एरो यूज करोगे। यहां तक बात समझ में आई, बहुत मुश्किल तो नहीं हो गई। पिप पिप। सर जी बोलो। यस बेटा। सर सर सॉरी, लेकिन आप फ्लैग वैल्यू को जल्दी से एक मतलब रिपीट कर सकते हैं? अच्छा देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर चार्ट की बात हो रही है, स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा आइटम हम यूज करते हैं उनकी हम दो दो डेटा टाइप लेते हैं।
एक है जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स को स्टोर करना है, इसको हम बेसिकली बुलियन कहते हैं। इसके लिए हम फ्लैग का वर्ड भी यूज करते हैं। फ्लैग का वर्ड क्यों यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर दो फ्लैग लेके खड़ा हुआ होता है, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। ग्रीन का मतलब होता है यू कैन गो और रेड का मतलब होता है स्टॉप, है ना। ग्रीन का मतलब गो और रेड का मतलब स्टॉप। अब ये दो ही सिचुएशन है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है। आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर जो सिग्नल बने होते हैं वो रेड और ग्रीन को शो करते हैं, कि ग्रीन का मतलब है कि ठीक है गो अहेड, और रेड का मतलब स्टॉप। यानी आपके पास टू ही सिचुएशन है, गो और स्टॉप। ठीक है। जब वहां पर दो वैल्यूज होती हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ दो फ्लैग हैं, एक ग्रीन और एक रेड, ऐसे ही हमारे पास जब भी दो वैल्यू होती हैं तो उनके लिए भी हम फ्लैग का वर्ड यूज कर देते हैं। जैसे सपोज किया कि आपसे कह रहे हैं कि डेटा आइटम सर्च करें, आपने डेटा आइटम सर्च करना शुरू कर दिया, तो किसी भी उसमें किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा में से डेटा आइटम सर्च कर रहे हैं, तो दो बातें होंगी, या तो मिलेगा या फिर वो नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं कि फाउंड भी एक फ्लैग है, फाउंड में बी ट्रू, फाउंड में बी फॉल्स। ठीक है ना। जिस तरह एक इवेंट आप जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो सम टाइम वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है, सम टाइम वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी एक तरह का फ्लैग वैल्यू है। तो फ्लैग वैल्यू बेसिकली बुलियन होती है, जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है, यस या नो होता है। तो जब भी फ्लैग वैल्यू यूज करते हैं, तो उसके लिए जो हम एरो बनाते हैं, उस एरो की टेल के ऊपर जो सर्कल है, इस सर्कल को हम फिल कर देते हैं। ये सर्कल जब आपने फिल कर दिया, तो इसका मतलब ये कि ये एक फ्लैग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपने एक एरो बनाया, उसके अंदर एंड पर जो सर्कल है उसको फिल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि फ्लैग वैल्यू नहीं है, कोई और वैल्यू है। आपने एक एरो बनाया और उस एरो के अंदर सर्कल के दोनों साइड पे आपने एरो बना दिया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने बनाया, ये देखें ये ये क्या कह रहा है, गेम फिनिश। तो गेम फिनिश एक क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब होगा या तो वो गेम फिनिश होगा या नहीं होगा, यस या नो। ये देखें, डबल एरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यूज अपडेट हो रही है। ठीक है बेटा। तो ये कितने मार्क का क्वेश्चन था, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। करें एक आध क्वेश्चन और करें हम? चलें, ये कर लें जरा, ये करके मुझे अभी भेजें आप, सोच समझ के करना। ये तो हम कर चुके हैं ना। ये वाला क्वेश्चन करें। ये आपके पास आया 20 समर 21 में, और ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। शाबाश, बिस्मिल्लाह करें। बनाए, शाबाश। मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। बिस्मिल्लाह करके करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर चार्ट हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे ये 5 मार्क तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी स्ट्रक्चर चार्ट में उसने फीचर पूछ लिया, तो समझे कि 4-5 मार्क और हो गए। तो 8-9 मार्क हम जो है अब इस स्टेज में आ गए हैं कि 8-9 मार्क हम अपने पेपर 2 में हमने सिक्योर कर लिए हैं। सही है। आपको इसी तरह अपने मार्क्स को सिक्योर करना है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया, कंपलसरी क्वेश्चन है, इतने मार्क तो आएंगे आएंगे, इसका मतलब इतने मार्क हमारे सिक्योर हो गए। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अपने सिक्योर करने हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने उसमें डाल दी हैं, ये अब मेरी वो जो आपकी
क्लासरूम में मैंने डाल दी है। वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने फाइल खुल जाएगी। कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों, और ये बना के मुझे Sir, भेजो। हाँ बेटा बोल। हम्म। would loan जी बेटा। extend would update loan be the main module, or would loan extend be the main module? गुड क्वेश्चन। अच्छा भाई, हियर वी हैव 4 मॉड्यूल्स, राइट? ठीक है, 4 मॉड्यूल्स है Yes. ना। अब क्या कह रहा है कि अपडेट लोन कॉल्स ईदर लोन एक्सटेंड और लोन रिटर्न। तो कौन कॉल कर रहा है मेरा बच्चा? अपडेट Sir, the लोन। main module? अपडेट। तो हाँ, तो अपडेट लोन मेन मॉड्यूल हो गया ना। Okay, thank you. जो कॉल कर रहा है वो मेन मॉड्यूल हो गया। अब एक और भी इसमें इशू है, आगे जाके देखें। अब क्या कह रहा है कि अपडेट लोन आपका मेन मॉड्यूल हो गया, ये कॉल कर रहा है या तो लोन एक्सटेंड को या फिर लोन रिटर्न को, इनके बीच में रोम्बस आ जाएगा। अब क्या हुआ, अपडेट लोन टॉप पर आ गया और उसके नीचे क्या आ गया, लोन एक्सटेंड लोन रिटर्न। कितने मॉड्यूल हुए? ये तो 3 मॉड्यूल हुए। अपडेट लोन, लोन एक्सटेंड, लोन रिटर्न, ये 3 मॉड्यूल हुए। हमारे पास तो 4 मॉड्यूल हैं। अब आ जाए लोन एक्सटेंड पर। अब ये कह रहा है कि लोन एक्सटेंड इज कॉल्ड विथ पैरामीटर्स लोन आईडी एंड बुक आईडी। तो ऊपर से इसके पास क्या आ रहा है, लोन आईडी बुक आईडी। फिर ये क्या कह रहा है, कॉल्स चेक रिजर्व, यानी आपका लोन एक्सटेंड एक और मॉड्यूल को कॉल कर रहा है। यानी लोन एक्सटेंड एक मॉड्यूल का सब मॉड्यूल है और एक मॉड्यूल का मेन मॉड्यूल। देखें क्या कह रहा है अभी, क्या कह रहा है ये कि अपडेट लोन कॉल कर रहा है। तो ये आपने लिया, ये कॉल किसको कर रहा है मेरे बच्चों, लोन एक्सटेंड लोन रिटर्न। लोन एक्सटेंड लोन लोन रिटर्न। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है, ईदर। तो यहां पे क्या आ गया, रोम्बस आ गया। सही है। अच्छा, अब ये लोन एक्सटेंड की बात हो रही है, यहां पर आ गए हम लोन एक्सटेंड पर। अच्छा, लोन एक्सटेंड क्या है भी, कॉल्ड विथ पैरामीटर लोन आईडी बुक आईडी। तो इसको 2 पैरामीटर के साथ ये कॉल हो रहा है, लोन आईडी एंड बुक आईडी। ठीक है। और खुद क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है चेक रिजर्व को। तो इसके नीचे एक और मॉड्यूल आ जाएगा, चेक रिजर्व। इस चेक रिजर्व को ये कॉल कर रहा होगा, लोन एक्सटेंड कॉल कर रहा होगा। अच्छा भी, और रिटर्न ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बुलियन। कंप्लीट करें। तो ये भी हो सकता है कि एक मॉड्यूल का सब मॉड्यूल हो, उसका भी सब मॉड्यूल हो। जिससे वर्ड प्रोसेसर का मेन मॉड्यूल फाइल, फाइल का सब मॉड्यूल प्रिंट, फाइल का सब मॉड्यूल ओपन, फाइल का सब मॉड्यूल न्यू, नई फाइल बनाना है, किसी फाइल को बनी हुई है उसको ओपन करना है। तो ये सारे क्या होंगे, इसके सब मॉड्यूल होंगे। तो मेन मॉड्यूल सब मॉड्यूल, फिर वो सब मॉड्यूल हो सकता है किसी और का मेन मॉड्यूल हो, उसके कुछ सब मॉड्यूल हो, उसके कुछ सब मॉड्यूल हो, उसके कुछ सब मॉड्यूल हो, ये भी पॉसिबल है।
करें करें शाबाश। लोन एक्सटेंड तक मैंने कर दिया, आगे करें। लेबलिंग नहीं की, आप लेबलिंग भी कर लें। साइड में एक वो बना लें डिक्शनरी, उसमें लिख दें कि लोन आईडी ए है, बुक आईडी बी है, चेक रिजर्व नहीं, बुलियन सी है ना। आप पैरामीटर उनकी लेबल बना लें। आपने कहा कि लोन आईडी ए है, बुक आईडी बी है, और बुलियन सी है। लोन आईडी बुक आईडी, लोन आईडी बुक आईडी, और रिटर्न बुलियन सी है, और रिटर्न, अच्छा ये क्या है, रिटर्न विच इज द फाइन, फाइन फाइन डी है। से तो लोन आईडी ए है, ये बी है, ये सी। इब्राहिम, अबीर इब्राहिम, गुड मेरा बच्चा। बुक आईडी, लोन आईडी, फ्लैग, लोन एक्सटेंड, फ्लैग। लोन एक्सटेंड में क्या हो रहा है अभी? नहीं, चेक रिजर्व, चेक रिजर्व में क्या हो रहा है? चेक रिजर्व कॉल्ड विद बुक आईडी, सही है, और रिटर्न कर रहा है ट्रू, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या हो गया है आपका? लोन रिटर्न, लोन रिटर्न इज कॉल्ड विद लोन आईडी बुक आईडी, ठीक है, एंड रिटर्न्स रियल। इसमें बोल दिया बेटा ये फाइन है, विच इज फाइन विद फाइन, यहाँ से फाइन कर दें। बाकी बिल्कुल आपने सही बनाया, 100% आपने सही बनाया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें क्या बोलता है। हो गया भाई बच्चों, बना लिया मेरे बच्चों? क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? बुक आईडी जा रही है ए, और ये रिटर्न कर रहा है सी, चेक रिजर्व, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? लोन आईडी बुक आईडी जा रही है ए बी, और ये रिटर्न कर रहा है फाइन डी। सही है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने इसके मार्क्स चेंज किए हैं। अच्छा फातिमा, ए बी डी, ए, अच्छा बेटा ये ए बी और ये सी होगा ना। आपने बुलियन को खाली, अच्छा लेबल नहीं किया आपने बुलियन को, ठीक है ठीक है। नहीं लेबल तो किया है आपने, सी लिखा है यहाँ पे, आपने नहीं लिखा सी। आपने डिक्शनरी जो बनाई उसमें आपने सी डाल दिया है रिटर्न बुलियन को, लेकिन यहाँ पर आपने लेबल नहीं किया, इसको लेबल भी कर लेंगे। सही। अच्छा भाई फातिमा, और भाई बाकी लोग भी भेजो यार। वलीद, माइक तो खराब है ना यार, मोबाइल यूज करो। मोमिन, निमल आपने भी नहीं भेजा। जी सर, एक सेकंड। हाँ भेज। अच्छा अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें भाई। Wait, sir. हाँ हाँ बोले बेटा। Can you scroll up for a second? यस। For loan return, it says that it returns a real. हम्म, That's the fine. That's D, right? हाँ इसको हमने क्या कहते हैं? विच इज द वैल्यू ऑफ द फाइन। Yeah, okay. And sir, why are the arrows that are going from update loan to loan return? What do they say? A and they're A and B, right? ए एंड बी, बिकॉज इट सेज कॉल्ड विथ पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी। Yeah, वो नहीं okay, बनाया? thank you. So you can move on. ओके।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। पढ़ा भाई, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़े। देखें क्या कह रहा है अभी, द डेफिनेशन फॉर द मॉड्यूल लोन रिटर्न, ये जो मॉड्यूल है ना लोन रिटर्न, इसकी डेफिनेशन इन्होंने चेंज कर दी। ये कह रहे हैं कि कॉल्ड विथ लोन आईडी, बुक आईडी एंड फाइन। आप इसको लोन आईडी, बुक आईडी और फाइन के साथ कॉल कर रहे हो। द मॉड्यूल कोड चेक्स वेदर द बुक हैज बीन रिटर्न ऑन टाइम, देन असाइन अ न्यू वैल्यू टू द फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि आप इसको फाइन के साथ कॉल कर रहे हो और फाइन को नई वैल्यू असाइन हो रही है, यानी क्या मतलब हो भाई बच्चों, ये कह रहा है कि फाइन के साथ आपने इसको कॉल किया है और फाइन को नई वैल्यू असाइन हो रही है, तो क्या करेंगे इसको। बच्चों, सर फाइन भी डाउनवर्ड जाएगा लोन रिटर्न में? और अपवर्ड भी जाएगा। Upward. अपवर्ड अपडेट हो रहा है ना, जब नई वो वैल्यू फिर असाइन कर रहे डबल हैं। साइडेड एरो। हाँ, ये इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये बनाने के लिए बोलता था, इसने बनाने के लिए नहीं बोला है, ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि हमें मालूम हो कि क्या, अगर ये बनाने के लिए बोलता, ये तो ये कह रहा है कि इसका आप हेडर लिखें, अभी हेडर हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, हेडर लिखें। अगर ये बनाने के लिए बोलता तो हम डी को डबल एरो कर देते, ऐसे कर, राइट, इज इट क्लियर। अब देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अब ये, वहां तो आपके पास डिस्क्रिप्शन थी ना, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन थी, इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को हम कहते हैं मॉड्यूल का हेडर। अब इस हेडर को हमें समझना है कि इस हेडर का क्या होता है। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन है, यानी फंक्शन यानी ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये है कॉल्ड विथ। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो क्या है बेटा, कॉल्ड विथ, ठीक है। और रिटर्न तो आपको मालूम हो गया कि रिटर्न तो आपको मालूम ही अपवर्ड होता है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉल्ड विथ के साथ बाय रेफ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये शो कर रहा है अपडेट को, और जब भी अपडेट होगा तो आपको डबल एरो बनाना पड़ेगा, सही है। तो ये मॉड्यूल वी किसके साथ कॉल हो रहा है अभी, S2 के साथ।
मॉड्यूल डब्ल्यू किसके साथ कॉल हो रहा है? P4 के साथ। मॉड्यूल एक्स एक T4 के साथ कॉल हो रहा है और एक P3 के साथ कॉल हो रहा है, P3 डबल एरो है। मॉड्यूल वाई W3 के साथ कॉल हो रहा है और Z8 के साथ कॉल हो रहा है। मॉड्यूल Z F3 के साथ कॉल हो रहा है। देखें भाई, इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई है तो पूछें। सर रियल क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल रियल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट कंटेन डेसिमल पार्ट 7.5, 9.2. Integer is a value that never store a decimal part, यानी होल नंबर। होल नंबर के लिए इंटीजर होते हैं, मैथ्स में जिस तरह इंटीजर होते हैं, और रियल नंबर होते हैं, जो नंबर होते हैं उनमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर होता है। ठीक है, मैथ में जो रियल नंबर है कंप्यूटर के अंदर भी वो रियल नंबर है, मैथ में जो इंटीजर है कंप्यूटर में भी वो इंटीजर। Sir, हाँ, ये देखें, ये what समझ में आए? sir? सॉरी, Sir, what do like the S2 P4? What does this mean? S2 is something we don't know what is mod V, mod W, mod X, mod Y, mod Z. We don't know what is the purpose of these. ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है, कुछ लेबल्स हैं, ABCD समझ लें। Okay. उनके ABC के साथ हमारे सामने लिखा हुआ था कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर वो नहीं बता रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये ABC है, S2, P2, T4, W3, F3, समथिंग, दीज आर समथिंग, और क्या है वो हमें नहीं मालूम। राइट, हमें बस ये इसको पढ़ना आना चाहिए। पहला मॉड्यूल क्या है? फंक्शन है, इसका नाम है मॉड वी। इसको कॉल विथ हो रहा है S2 के साथ, जो चीज ब्रैकेट के अंदर है वो कॉल्ड विथ है, डाउनवर्ड है, और रिटर्न अपवर्ड है। मॉड W कॉल्ड विथ P4, मॉड X कॉल्ड विथ T4 बाय रेफ। बाय रेफ का मतलब क्या हुआ? अपडेटेड, डबल एरो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, प्रोसीजर मॉड वाई W3 एंड रियल के साथ कॉल हो रहा है, नथिंग इज रिटर्न बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजर। फंक्शन मॉड जी F3 के साथ कॉल हो रहा है और इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। हो गया भाई, पढ़ लिया ये आपने? पढ़ लिया बच्चों? जी सर। अब ये कह रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम है, इस स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर इन्होंने लिखा हुआ ABCDEF मॉड्यूल के नेम, और जो पैरामीटर्स हैं उनका कोई नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेबल नहीं दिया है। आपको सर्च करना है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर किसके लिए है और किस मॉड्यूल का क्या नाम है। जी, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये दिए हुए हैं, मॉड्यूल के नेम लिखने हैं आपको, दिए है ना, ये फिल करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन। अब बताएं इसमें से ए कौन सा होगा? आपके पास जो मॉड्यूल है वो क्या है? VWXYZ। यहाँ पे क्या दिए हैं? ABCDEF। अच्छा,
और एन एडिशनल मॉड्यूल हेड, एक और मॉड्यूल है जो हेड, जो कॉल कर रहा है सबको। हाँ बेटा। यस बच्चों, सर लिख लिए हैं। लिख लिया, बताएं। ये क्या है, सर सर बताएं। डी तो मॉड वी है। डी आपने बोला कि मॉड वी, मॉड वी। अच्छा, मॉड वी को, डी को आपने बोला। अच्छा, डी मॉड वी है क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है बुलियन, और बुलियन को कोई और रिटर्न नहीं कर रहा है, तो डी हो गया आपका मॉड वी। ठीक है। और मॉड वी को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा S2। सही। चल, डी हो गया मॉड वी। और बोलो। सर ए वो हेड है। हेड है क्योंकि ए कॉल कर रहा है 3 सब मॉड्यूल को, और यही 3 सब मॉड्यूल को कॉल कर रहा है। अब ये कह रहा है रिपीटेडली, जब रिपीटेडली यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लूप का, तो उसके लिए हम ये एरो ये बना देते हैं, वो तो हम देखेंगे बाद में। अच्छा, ए हो गया हेड। चल, आगे बोले। सर सर बी। बी हम्म, बी पर मॉड बोले, बी। डब्ल्यू है। बी जो है मॉड डब्ल्यू है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ कॉल्ड विथ इंटीजर है और नथिंग रिटर्न इज रिटर्न, तो बी मॉड डब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़े। सर सी एक्स है। सी इज एक्स। एक्स को, हाँ इसमें देखो डबल एरो आ गया, और डबल एरो बायरेफ के लिए आता है, तो सी हो गया मॉड एक्स। ठीक है, आगे बढ़े। ई। सर ई मॉड जी है। ई आपने बोला कि मॉड जी है। अच्छा, मॉड वी हो गया हमारा, मॉड
ये भी हो गया, मॉड एक्स भी हमने यूज कर लिया। आप कह रहे हो कि ई जो है मॉड जी है, तो इसको कॉल करते वक्त हमें क्या करना है कि हमें F3 इसको पास करना पड़ेगा, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर। तो ई हो गया आपका मॉड जी। आगे बढ़े, और एफ हो गया आपका मॉड वाई। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, फिर सर उसके बाद हाँ बोले। सर उन्होंने वो जो सर ऊपर जाएंगे हम्म, सर, उन्होंने डी एंड ई के दरमियान में अ, वो एफ क्यों वो वाला एरो क्यों नहीं लगाया था? आपने खुद ही क्यों, उन्होंने खुद क्यों नहीं लगाया था? हाँ तो ये थोड़ी बोला कि उन्होंने इनकम्प्लीट है। अच्छा भी, ये कह रहा है स्ट्रक्चर हैज बीन पार्शियली कंप्लीटेड। कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट आपको क्या कह रहा है, आपको द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द सिक्स मॉड्यूल डू नॉट लेबल द पैरामीटर। अच्छा, वो तो हमने अपने लिए किया था, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये। यहाँ पे जो हमने लेबल किया हुआ है ना, ये लेबल नहीं करना है, लेबल हमें यहाँ पे करना है। ये कह रहा है सिर्फ कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कह रहा है कि partially complete the structure chart to include the information given about the six modules। आपको इसमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना था, तो वो हमने जो चीज मिसिंग थी वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसने बोला था कि रिपीटेडली यूज है, तो हमने वो बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया उसके लिए, और जो दो आपके पैरामीटर मिसिंग थे वो हमने कर लिए। ये इसने बोल दिया था कि आपको इसको वो नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, तो हम इसको लेबल नहीं करेंगे। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए कर लिया था, लेकिन एग्जाम पेपर में हम नहीं कर सकते, करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो पेनलाइज करेगा। ठीक है, ये हम इसको लेबल नहीं कर सकते, ये तो मना कर दिया बस। ठीक है, इसने बोल दिया था डू नॉट लेबल द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को भी आपको लेबल नहीं करना है, तो ये ये लेबल हटा दिया। ठीक है, और डू नॉट राइट द मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल के नाम भी हमें यहाँ पे लिखने नहीं है। मॉड्यूल के नाम लिखने के लिए इसने ये अलग से हमें पार्ट दिया था जिसके अंदर से बोला था मॉड्यूल के नाम लिखें, वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट द टेबल, ये जो ऊपर मैंने टेबल कॉपी पेस्ट किया, इंफॉर्मेशन राइट द मॉड्यूल नेम एंड टू रिप्लेस ए टू एड, यहाँ पर आपको मॉड्यूल के नेम लिखने हैं इस टेबल के अंदर। अच्छा, the structure chart represent the complex a part of a complex problem. The process of decomposition is used to break down the complex problem into subtasks. Describe three benefits. अब इसके तीन बेनिफिट, वही जो फीचर्स हमने पढ़े हुए थे वही फीचर यहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है ना, तीन बेनिफिट आपको यहाँ पे लिखने हैं कि आपका कोड, आपका सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना, और आपको जो है ये पता लगेगा कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना, और आपको हायरार्की पता चलेगी, सीक्वेंस पता चलेगा। तो ये हम आप तीन बेनिफिट इसके अंदर लिख सकते हैं। डिफरेंट टीम्स कैन बी असाइंड टू ऑन डिफरेंट सब टास्क। अच्छा, ठीक है बेटा, तो समटाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जब मना कर दिया है कि डू नॉट राइट, तो आप लिखेंगे तो वो पेनलाइज करेगा, वो मार्क्स काट देगा। ठीक है ना, तो उसने मना किया था तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, खाली हम इसे कंप्लीट कर दिया हमने। ये हमने दो पैरामीटर ऐड कर दिए जो, और हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल लगा दिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो। ठीक है बच्चों, अब आपको करना यह है कि ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है अपने पास, और अपने पास डाउनलोड करने के बाद इसको, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैंने इसमें मार्किंग स्कीम ऐड की हुई है, तो अब मार्किंग स्कीम से अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये आप इसे कर लें तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा? इज देयर एनी कंफ्यूजन? हेलो? नहीं सर। चल ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Allah Hafiz. अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।